देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, देखिए वेक्टर कैलकुलस की कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा फोकस करना है, उन्हें भी बहुत अच्छे से देखना है। उसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, और ऑनेस्टली मैं आपको बात बोलूँ, आज ये जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने 6-7 क्वेश्चंस किए हुए हैं, 7 क्वेश्चंस, इस काइंड का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आना है। ठीक है, आप ये बात मानकर चलिए कि आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन से कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको डिट्टो वैल्यूज़ मैच करती हुई मिल जाएंगी, लेकिन इस काइंड का एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं नाबला के बारे में स्टडी। ठीक है ना, नाबला की, हालांकि नाबला से रिलेटेड और वीडियोज़ भी हैं जो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए नाबला है क्या। अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी वेक्टर कैलकुलस के बारे में, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो कोई भी प्लेन है मान लीजिए हमारे पास, या कोई भी सरफेस है, और अगर हम लोग उस सरफेस की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, बात समझिएगा, उस सरफेस की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो हमको नाबला यूज़ करना पड़ता है। ठीक है ना। और नाबला जो होता है उसका सिंबल कुछ ऐसा है, लाइक आप ऐसा मान लीजिए, उल्टा डेल्टा। ठीक है ना, इन्वर्टेड डेल्टा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। दिस इज नाबला। ठीक है ना। अच्छा, अब इस नाबला का जो यूज़ है वो हम ग्रेडियंट निकालने के लिए भी करते हैं। ठीक है ना, हम कर्ल निकालने के लिए भी करते हैं और डाइवर्जेंस निकालने के लिए भी करते हैं, तीनों तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाता है। नाबला तीनों में यूज़ होता है, कर्ल में भी यूज़ होता है, डाइवर्जेंस में भी होता है, और आपका ग्रेडियंट में भी होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए ग्रेडियंट को मैं आपको प्रिसाइसली बताऊं कि ग्रेडियंट का मतलब क्या है। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई वेक्टर आपके पास है, आप उसका नॉर्मल वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो आपको उसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो आपको उसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। आप सिंपली ये समझ लीजिए। ठीक है, तो बस यही आपको ये चीज़ स्टडी करनी है। और हाँ, बेसिकली यही है, ग्रेडियंट कैसे निकालना है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए, तो देखिएगा हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इसका मैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो देखिए हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, क्या सेट कर रहा है, इफ फाई इज इक्वल टू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1, -2, -1। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक ये फाई दिया हुआ है। ठीक है ना, जो एक सरफेस की इक्वेशन आपके पास है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, तो आपको उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। और हमको एक पॉइंट भी मेंशन उन्होंने किया हुआ है कि इस पॉइंट पर आप ग्रेडियंट को निकाल दीजिए। देखिए अभी हमने बात की, ग्रेडियंट अगर आपको निकालना है तो आप नाबला का इस इक्वेशन के साथ प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, नाबला बेसिकली है क्या, ये रहा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड इनटू दिस इक्वेशन। ठीक है ना, ये हमारे पास किसी सरफेस की इक्वेशन है। अच्छा, अब देखिएगा आपको इन दोनों का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। इस वैल्यू का यहाँ अलग कर दिया, इस वैल्यू का इसके साथ मल्टीप्लाई अलग कर दिया, और इसके साथ अलग कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स ये रहा, 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, देखिए एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है ना, मतलब यहाँ यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया इस जगह पर। ऐसे ही जे कैप डेल अपॉन डेल वाई ये रहा, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आप देख सकते हैं, प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड ये रहा, और इस वैल्यू का देखिए यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, मतलब नॉर्मल जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है उसी वे में हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ईजिली कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, अब आगे क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है, जो हमारे पास, सॉरी, जो एक्सप्रेशन है वो है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। देखिए दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, आपको इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वही पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए जो ये 3x² वाई है, इसकी हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए 3y तो हमारा कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, है ना, 3x² वाई, तो 3×2 = 6, आपको मिलने वाला है 6xy। आप देखिएगा ये रहा 6xy। ठीक है, और ये जो वाई क्यूब जेड स्क्वायर है, जब आप इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा।
तो हमारे पास क्या आ गया 3xy, साथ में जो आई कैप था वो देखिए एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखिएगा एक बात और, आपको ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल से याद होंगी, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या हुआ करते थे, ठीक है ना। आई कैप वॉज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई कैप वॉज द सॉरी जे कैप वॉज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा आगे, इसका हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई का तो 1 हो जाएगा, 3x² बचेगा ओनली, और साथ में जब आप इसका करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डेल अपॉन डेल वाई आप देख सकते हैं, दिस इज डेल अपॉन डेल वाई, दिस इज ओके। तो जब आप इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए z² कॉन्स्टेंट है, y³ का हो जाएगा 3y² एंड z², देखिए आ गया, ठीक है। और ये जो इसका था 3x² वो देखिए एज इट इज लिखा हुआ है, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, ठीक है। साथ में तो देखिए ये जो जे कैप था वो देखिए एज इट इज है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर आप करेंगे z के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डेल अपॉन डेल z आगे लिखा हुआ है, तो अब जब आप इसका 3x² y का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, जब आप इसका करेंगे z के रेस्पेक्ट में देखिए -y³ एज इट इज है, z² का करेंगे तो 2z, ये हो जाएगा -2y³ z, ये आ गया। और साथ में हमारा जो के कैप है वो देखिए एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि एट पॉइंट, किस पॉइंट पर आपको निकालना था 1 -2 -1 पर, तो आप इस इक्वेशन के अंदर जो आपने निकाली है इसमें x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर -2 और z के प्लेस पर -1, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ, यहाँ और यहाँ x y z की वैल्यू डाल दीजिए, क्या क्या 1 -2 एंड -1, तो आपको मिलेगा -12y कैप -9j कैप -16 के कैप। ये हमारे पास उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमने ग्रेडियंट निकाल दिया है, मतलब देखिएगा समझिएगा, वो एक सरफेस की इक्वेशन थी, तो ये जो ग्रेडियंट हमने निकाला है ना, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस प्लेन के, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, इसका मतलब ये है कहने का, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब सिंपली यही है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दिस वन। देखिए अब यहाँ पर वो बात आई है, इस क्वेश्चन में वो बात निकल कर आई है कि आपको इस सरफेस के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। देखिए यूनिट वेक्टर तो बाद में हम निकाल लेंगे, पहले आप वेक्टर निकाल लीजिए, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे, किसी भी वेक्टर का जब आप यूनिट वेक्टर निकालते हैं, उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस वेक्टर के अंदर आप उसके मैग्नीट्यूड का डिवीजन कर देते हैं, तो आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। तो खैर बात की बात आ जाती है, पहले तो एक कंडीशन है कि आप इस सरफेस के परपेंडिकुलर आप एक वेक्टर निकालिए, ठीक है। अभी देखिए मैंने बात की थी नॉर्मल या परपेंडिकुलर कुछ भी बोल दें, तो आपको निकालना है ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखिए ग्रेडियंट निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करिएगा। सबसे पहली बात कि ये हमारे पास जो इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, आप इसके RHS में सबसे पहले 0 बनाइए, जो कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, आप इसके RHS में सबसे पहले 0 बनाइए, तो 3 को इधर लेकर आइए, तो आपको क्या मिलेगा x³ + y³ + 3xyz -3 = 0, ठीक है। आप इस इक्वेशन को, ठीक है ना, इस इक्वेशन को बनाने के बाद ये जो इसका LHS वाला पार्ट है, ये इसी सरफेस की इक्वेशन लेकर चलिए, है ना, इसे सरफेस की इक्वेशन को लेकर चलिए और आप इसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने इसको y सपोज कर लिया, x³ + y³ + 3xyz -3, ये हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। अभी हमने बात की आपको नॉर्मल वेक्टर अगर निकालना है तो इसका मतलब ग्रेडियंट, देखिएगा नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू इसका ग्रेडियंट ऑफ 5। कैसे निकालते हैं, बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, कैसे निकालते हैं, नाबला का इसकी इक्वेशन के साथ आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, कैजुअल टाइप का मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, जैसा यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अच्छा, ये जो नॉर्मल वेक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, इसे वेक्टर n से रिप्रेजेंट कर दिया, ग्रेडियंट होता है हमारे पास i del/del x प्लस i कैप del/del x प्लस j कैप del/del y प्लस k कैप del/del z। तो जैसे हमने पीछे निकाला था उसी तरीके से ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, ये फाई की जो वैल्यू थी, इसका हमने del/del x के साथ, del/del y के साथ और del/del z के साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो आई कैप del/del x इंटू दिस होल प्लस जे कैप इंटू del/del y इंटू दिस होल प्लस के कैप इंटू del/del z इंटू दिस होल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप जब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x², इसका 0,
इसका हो जाएगा x का 1 तो 3yz और 3 का 0, तो देखिए आ जाएगा आपका 3x² प्लस 3yz। जो आप इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0, इसका किया तो 3y², इसका करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 3xz और 3 का 0, देखिए ये आ गया। इसका करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा 0 0 3xy, z का 1 हो जाएगा तो देखिए 3xy इंटू के कैप और लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे जे कैप भी था और यहाँ पर आगे आई कैप भी था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको थोड़ी सी अच्छी सी इक्वेशन मिल गई, एंड दिस इज द फैक्टर n। ठीक है, हमने n नाम दे दिया क्योंकि हम नॉर्मल वेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा उन्होंने मेंशन किया कि आपको भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट उन्होंने दिया हुआ था, ये रहा पॉइंट आपके पास 1 to -1, इस पॉइंट पर फाइंड आउट करिए। तो ये जो 1 to -1 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1, आप इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो देखिएगा आपको मिलेगा x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 2 और z के प्लेस पर -1, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो आपको वैल्यू मिलेगी -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है, देखिए मैंने क्या बताया था, यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर निकालना बड़ा ईजी है। किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आप उस वेक्टर के अंदर उसके मैग्नीट्यूड का डिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो वेक्टर है पूरा एज इट इज लिखा हुआ है, ये रहा -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप। अब आप क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड का डिवीजन ले लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालते कैसे हैं, रूट के अंदर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखिए हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख दी। ठीक है ना, आप 9, 81 और 36 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 126, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अगर सिर्फ नॉर्मल वेक्टर बोला होता तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाता, बट उन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई अब यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। तो यूनिट वेक्टर कभी भी किसी वेक्टर का निकालना है तो उस वेक्टर के अंदर आप उसके मैग्नीट्यूड का डिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए क्या स्टेट कर रहा है क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। आपके पास एक ही सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, x² yz प्लस 4xz²। आपको इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है ना, आपको इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। देखिए दो बातें हमने कर ली है ना, ग्रेडियंट से रिलेटेड हमने दो बातें कर ली, एक तो नॉर्मल ग्रेडियंट के बारे में बात कर ली, एक नॉर्मल वेक्टर के बारे में बात कर ली। अब आपकी जो तीसरी चीज़ आई है जो ग्रेडियंट से रिलेटेड है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है ना, मतलब देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, जो आप करते ही हो, डेल अपॉन डेल एक्स भी लेते हो, डेल अपॉन डे वाई भी लेते हो और डेल अपॉन डेल जेड भी लेते हो। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है जो हम पीछे करके आए थे, मतलब ग्रेडियंट का आपको यहाँ पर भी यूज़ करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फाई इज इक्वल टू x² yz प्लस 4zy² एट द पॉइंट आपको दिया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस वन। देखिए आगे ना वही वाली बात मैं जो आपको समझा रहा था अभी, एक पर्टिकुलर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन फाई एट द पॉइंट दिस वन, और उसके बाद आपको ये और पता करना है कि फाई का जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज है वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज मैक्सिमम किस रेट से फाई इंक्रीज होगा वो और आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए वो तो खैर बात की बात है, पहले हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या तरीका है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई क्या निकाल देना है आपको, इसका फिर से ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, नाबला का इसके साथ एक यूजुअल प्रोडक्ट आप निकाल दीजिए। ठीक है, नाबला इज आई कैप इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड इंटू दिस वैल्यू x² yz प्लस 4xz²। ठीक है, चलिए अब नॉर्मल डिफरेंशिएशन, पहले इसका आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पर भी करिए, यहाँ पर भी करिए। ठीक है, यहाँ पर करेंगे और x के रेस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए yz तो कांस्टेंट है, x² का 2x तो 2x yz, और यहाँ पर देखिए x का 1 हो जाएगा तो क्या होगा 4zx²। ठीक है, ये आ गया, और 2 देखिए हमने दोनों में से कॉमन ले लिया बाहर तो हमको ये मिल गया बाहर। यहाँ भी आया था ना 2xyz, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपका 4z² है, तो 2 दोनों में से कॉमन आ गया, ये बचा हुआ है, और जो आई कैप था वो देखिए एज इट इज है।
और आप इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो देखिए जब इसकी बात करेंगे तो y का तो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड, और इसकी बात करें तो इसमें y है ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जेड और साथ में जे कैप, आप देख सकते हैं ये रहा। अब आप जब इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, और जब आप इसका करेंगे तो 8xz होना चाहिए था, ये मैंने जेड स्क्वायर गलत लिख दिया, 8xz आएगा और साथ में के कैप भी आएगा हमारा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 8xz है, जेड स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, समझिएगा ज़रा आई कंडीशन क्या आती है। उन्होंने हमको पॉइंट दे रखा था 103, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने बोला था कि डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालिए एट पॉइंट 103, लिखा हुआ है ना। तो अब जो हमने ये ग्रेडियंट जो इसकी निकाल ली है, आप इसके अंदर 1,0,3 ये पॉइंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक वेक्टर के फॉर्म में ईजिली मिल जाएगा। ठीक है ना, उसे हमने ए नाम दे दिया, ए वेक्टर, जो कि आ गया 36 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 24 के कैप। ठीक है, जिसके डायरेक्शन में आपको निकालना है, देखिए ये तो हमारे पास उस सरफेस की इक्वेशन से हमने वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस नाबला का एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट लिया और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, आपको वैल्यू मिल गई। अब जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है वो वेक्टर हमारे पास ये है। देखिए मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ये रहा देखिएगा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, जिसकी डायरेक्शन में आपको निकालना था। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसकी डायरेक्शन में आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास वेक्टर की इक्वेशन अपॉन इसके मैग्नीट्यूड का डिवीजन, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। तो नीचे आपका 9 हो गया और 9 का रूट 3। हमने क्या किया कि जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमको निकालना था उसका हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिसका निकालना था, जिसकी डायरेक्शन में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप निकाल दीजिए, काम खत्म। ठीक है, ये जो वेक्टर था 36 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 24 कैप, इसका आप इसके साथ ले लीजिए डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा ज़रा, नॉर्मल सा इनका प्रोडक्ट। अच्छा एक बात देखिएगा, इसे अच्छे से वे में लिखने के लिए हमने 3 का यहाँ पर और यहाँ पर देखिए अलग अलग डिवीजन कर लिया है, आप देख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना बहुत अच्छे से याद होगा, आई कैप के कोफिशिएंट का आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, जे कैप के कोफिशिएंट का जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, और के कैप के कोफिशिएंट का हम लोग के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और किसी भी वेक्टर का, आप किन्हीं भी वेक्टर्स का आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाता है। तो 36 इंटू 2/3 किया 24 आ गया, 3 इंटू माइनस 1/3 किया -1 हुआ, और 24 इंटू माइनस 2/3 -6। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 17 निकल कर आ चुकी है। एंड दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अब उन्होंने एक चीज़ और पूछी थी कि आपको 1, -2, 1 पर फाई का ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज फाइंड आउट करना था। तो जो हमने वेक्टर ए अभी निकाला था, वेक्टर ए हमने इस इक्वेशन की हेल्प से निकाला था ना, तो आप इस इक्वेशन के अंदर अपना डाल दीजिए जो पॉइंट हमको पता था, क्या 1, -2, 1, तो आपको पता चल जाएगा द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दैट ए। ठीक है ना, जिसे हमने ए नाम दिया हुआ था। बस ये आपको ही करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव हमने कर लिया, नॉर्मल वेक्टर निकालना हमने कर लिया, ग्रेडियंट निकालना हमने कर लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो सवाल है वो समझ गया, देखिए क्या कह रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो हमने पीछे अभी जो किया था। इसमें हमको क्या दिया हुआ था कि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना था वो आपको पता थी। ठीक है ना, वो वेक्टर आपको पता था बेसिकली। अब जो देखिए जो अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर क्या है, क्या बोला उन्होंने, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ तक आपको ठीक लगेगा, सेम लगेगा, पॉइंट भी दिया हुआ है पहले की तरीके से, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस दिस वन। वहाँ पर जिस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना था उस वेक्टर की इक्वेशन आपको पता थी, उस वेक्टर की वैल्यू आपको पता थी। यहाँ वो चीज़ नहीं है। उन्होंने बोला कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। मतलब दूसरा वाला वेक्टर आपको नहीं पता है, आपको दूसरा वेक्टर यहाँ पर निकालना पड़ेगा।
वहाँ पर जिसके डायरेक्शन में निकालना था लास्ट क्वेश्चन में वो वेक्टर आपको पता था, यहाँ पर आपको नहीं पता है, ठीक है ना। और पॉइंट हमको दे रखा है 2 - 1 and 1। चलिए देखिए, इस काइंड के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई क्या निकाल देना है आपको, सबसे पहले आपको फाई का ग्रेडियंट निकाल देना है, वो निकालना आपको बहुत अच्छे से आ गया। नाबला लिया और फाई के साथ इसका नॉर्मल यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा इसका हाँ ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, पहले डेल अपॉन डेल एक्स के साथ, ठीक है ना, फिर डेल अपॉन डेल वाई के साथ, फिर डेल अपॉन डेल जेड के साथ, और आपको डिफ्रेंशिएशन आ गया है। तो हमने देखिए डिफ्रेंशिएशन कर लिया और हमको ये वैल्यू मिल गई। जो हमको पॉइंट दिया हुआ था ये पॉइंट हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर -1, z के प्लेस पर 1। तो यहाँ पर और यहाँ पर तो आपको देखिए ये वेक्टर a मिल गया, जिसका आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, वो वेक्टर आपको मिल चुका है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, जो आपको दूसरे सरफेस की इक्वेशन दी है आप उसे f मान लीजिए, ठीक है ना। x log z - y² प्लस, वो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जो दूसरे सरफेस की जो इक्वेशन दी हुई है ना, x log z - y² प्लस 4, इसको हमने कुछ सपोज कर लिया, लाइक हमने इसको f सपोज कर लिया, ठीक है। अब आप एक काम करिए, देखिए आपको इसको भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसका भी ग्रेडियंट निकालिए, ठीक है। कैसे, नाबला का इसके साथ यूजुअल प्रोडक्ट। तो देखिए नाबला हमारे पास हो गया आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड इंटू दिस। अब नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन है, इसका पहले यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ भी होगा और फिर यहाँ भी होगा। तो देखिए जब आप यहाँ करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, लॉग जेड बचेगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो देखिए लॉग जेड आई कैप, ठीक है। जब आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका -2y और इसका 0, देखिए आ गया, ठीक है। अब जब आप यहाँ करेंगे तो z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो देखिएगा x तो खैर कॉन्स्टेंट है, लॉग z का 1/z, ठीक है ना, और इसका 0 और इसका 0 विद रेस्पेक्ट टू z। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक अच्छा सा वेक्टर निकल कर आ गया। जो पॉइंट हमारे पास था ये पॉइंट हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे x, y और z के प्लेस पर, तो आपको एक वेक्टर निकल कर आ गया ये। अब क्या उन्होंने बोला कि इसके नॉर्मल डायरेक्शन में आपको उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए अब वही चीज़ आ गई जो हमने पीछे की थी, जिसके डायरेक्शन में निकालना है आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। तो देखिए इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे हम लोग। कैसे निकालते हैं, कोई वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का आप डिवीजन ले लीजिए उस वेक्टर में, तो आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। देखिएगा वेक्टर बी एज इट इज़, ये देखिएगा ये रहा। और इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालने के आप इसके मैग्नीट्यूड का डिवीजन ले लेंगे। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये देखिएगा ये 044, ये कितना हो गया आप देख सकते हैं 8, और 8 का रूट मतलब 2√2, ठीक है। और इस 2 से हाँ एक बात और देखिए यहाँ से और यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए ले लिया हमने, अंदर बचेगा आपके पास 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और 2 से हमारे 2 कैंसिल आउट हो गया। इस √2 का यहाँ पर अलग डिवीजन ले लिया, तो 0 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप, ये आपके पास बी कैप आ गया। बी कैप मतलब बी का यूनिट वेक्टर। देखिए कैप का जो साइन होता है, जैसे बी कोई वेक्टर है, ठीक है ना, अगर आप इसको बी कैप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो आप कह सकते हैं दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये एक बी जो वेक्टर है वो एक ऐसा वेक्टर है जिसके ऊपर कैप लगा हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसके डायरेक्शन में निकालना है तो आप इसका ए के साथ नॉर्मल सा एक डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता चल जाएगा ए का बी के साथ। देखिए लिखा है ना वेक्टर ए इंटू बी कैप, ठीक है। तो एक डॉट प्रोडक्ट आई कैप का आई कैप वाले के साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, जे कैप के कोफिशिएंट का जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन, और के कैप के कोफिशिएंट का के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन। तो आप देख सकते हैं आपको मिलेगा -3/√2। ये आपका डायरेक्शन डेरिवेटिव आ गया ए का बी के डायरेक्शन में। अच्छा एक बात और, यहाँ पर सेकंड वेक्टर की इक्वेशन हमारे पास नहीं थी, सेकंड वेक्टर की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, हमने पता की है, ठीक है ना, उसका ग्रेडियंट निकाल कर पॉइंट उसमें सब्स्टिट्यूट कर तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार दे देते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने के लिए कि भी करके बता दो इसको सॉल्व। चलिए देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, स्टेट कर रहा है इफ आर इज अ वेक्टर
और इसकी जो वैल्यू है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आपको ये चीज़ शो करनी है, ठीक है ना। नाबला आर टू द पावर एन इज इक्वल टू एन आर टू द पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, ये आपको शो करना है, ठीक है ना। नाबला तो आपको बताइए बहुत अच्छे से, नाबला की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। दिस इज योर नाबला, ये आपका नाबला होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा ज़रा, तो आपको ये चीज़ शो करनी है ना। तो अब हमारे पास आर वेक्टर ए है, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा बात समझने की कोशिश करिएगा, जो हमारी कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आर वेक्टर है ना। आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, हमें आर भी चाहिए, हमें आर भी चाहिए। आप देख सकते हैं, देखिए आर आपको दो जगह देखने को मिल रहा है ना। जैसे अगर आप आर के ऊपर ऐसे एरो बना देते हैं तो ये वेक्टर है, आपको सिंपली आर भी चाहिए, वो कैसे निकलेगा। देखिए आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के की कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। यही आपका आर कहलाता है, दिस इज योर आर, यही आपका आर है, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा, है ना। चले अब देखिएगा, अब हमें जो शो करना है जरा उसके बारे में फोकस करते हैं। नाबला LHS ले लिया, नाबला की वैल्यू ये रही इनटू आर टू द पावर एन, ठीक है। अब देखिए जो आर टू द पावर एन है, इसका यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। जब आप आर टू द पावर एन का यहाँ करेंगे तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है आर टू द पावर एन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा एन आर टू द पावर एन माइनस वन, है ना। और आर का फिर से करना होगा क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। ये देखिएगा ये एन आर टू द पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल एक्स आई कैप। ऐसे ही जब आर टू द पावर एन का यहाँ करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो एन आर टू द पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल वाई। ये देखिए लिखा हुआ है, साथ में जो जे कैप है वो एज इट इज है। उसके बाद एन आर टू द पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल जेड, साथ में के कैप। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है, इसे हम आगे यूज़ करेंगे अभी थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे, देखिए हमारे पास जो देखिए यहाँ जो हमको 2-3 चीज़ें मिली हैं, एक तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड। ये वैल्यूज़ आपको चाहिए, इन वैल्यूज़ की आपको नीड है, इनके बिना काम नहीं चलने वाला। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास जो आर की वैल्यू है उसको हम यूज़ करते हैं। देखिए यहीं से हम डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, यहीं से डेल आर अपॉन डेल वाई और यहीं से डेल आर अपॉन डेल जेड। तो पहले हम बात करते हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स के बारे में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए तो डेल आर अपॉन डेल एक्स जब हम निकालेंगे तो आप इसे रूट एक्स की तरह से मान लीजिए। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और जिसको हमने एक्स माना अंदर वाले टर्म को, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इसका 0, इसका 0। एग्री करते होंगे आप इस बात से। अब इससे देखिए 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट, ऊपर सिर्फ x बचा, और ये क्या है, देखिए ये हमारा r है। मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट पेज पर जाकर, दिस इज r। एग्री करते हैं आप इस बात से। चलिए और देखिए ध्यान दीजिएगा ज़रा, तो हमारे पास x अपॉन आर निकल कर आ गई, दिस इज डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x अपॉन आर आ गई। इसी तरीके से डेल आर अपॉन डेल वाई अपॉन आर आ जाएगा, और डेल आर अपॉन डेल जेड अपॉन आर आ जाएगा। तो जो हमने पीछे क्वेश्चन लिखी थी, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 नाम दिया था, इसमें डेल आर अपॉन डेल एक्स भी था, डेल आर अपॉन डेल वाई भी था और डेल आर अपॉन डेल जेड भी था। तो जो इनकी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड की, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर, ये वैल्यूज़ हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, देखिए मैं लिखा भी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एन आर टू द पावर एन माइनस वन एक्स अपॉन आर आई कैप, एन आर टू द पावर एन माइनस वन वाई अपॉन आर जे कैप, एन आर टू द पावर एन माइनस वन जेड अपॉन आर के कैप, ठीक है। देखिए ये जो आर है, जो आप इसको ऊपर लेकर आ जाएंगे तो आर टू द पावर एन माइनस वन तो ऑलरेडी थे, है ना, आर टू द पावर एन माइनस वन तो ऑलरेडी था। जब आप आर को ऊपर लेके आएंगे तो -1 और हो जाएगा, तो आर टू द पावर एन माइनस टू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एन आर टू द पावर एन माइनस टू, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो इस समय से कॉमन आ जाएगा। अंदर मिलेगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये मिल गया, ठीक है। यही तो हमारा वेक्टर आर था, तो एन आर टू द पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, और यही मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें शो करना था ये। और ये क्वेश्चन वाकई में कई बार आता है, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है
देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत थोड़ा सा सही सा है, दो सरफेसेस के बीच में एंगल निकालने वाला, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछते हैं, ठीक है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेसेस, या आपको एक सरफेस दिया हुआ है या आपको दूसरा सरफेस दिया हुआ है और आपको इन दोनों के बीच में एंगल पता करना है, और एक पॉइंट आपको दे रखा है 2 - 1 and 2, इस पॉइंट पर आपको एंगल पता करना है इन दोनों सरफेसेस के बीच में। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपकी जो पहली इक्वेशन है वो क्या है, आप देख सकते हैं x² + y² + z² = 9। मैंने आपको बताया क्या, इक्वल में 0 होना चाहिए, तो 9 को आप इस साइड लेकर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिख भी दिया। देखिए मैंने इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट सरफेस x² + y² + z² - 9 = 0। तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आया, आप इसे कुछ भी नाम दे दें, लाइक मैंने यहाँ पर f नाम दे दिया, लेट f = x² + y² + z² - 9। दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, इक्वल टू 0 बनाने के लिए z उधर ले गए हैं, तो x² + y² - z - 3 आप देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है ये रहा इक्वल टू 0। इसको आप नाम दे दीजिए कुछ और, जैसे यहाँ पर इसको नाम दिया हमने f, तो यहाँ इसको नाम दे देते हैं फाई, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं लेट फाई = दिस, ठीक है। अब देखिए समझिएगा ज़रा अच्छे से, उन्होंने क्या बोला कि आपको एंगल पता करना है ना। ये कैसे पता करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशंस के रिगार्डिंग, आप इन दोनों सरफेसेस के रिगार्डिंग इनका ग्रेडियंट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट ही क्या कहलाता है आपका, नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। तो नाउ नॉर्मल वेक्टर टू द फर्स्ट सरफेस, पहले फर्स्ट सरफेस का निकालेंगे फिर सेकंड वाले सरफेस का निकालेंगे। तो नॉर्मल के लिए हमने सिंबल यूज कर लिया है एन वेक्टर। नाबला का आप एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, नाबला वॉज i कैप del/del x, j कैप del/del y, k कैप del/del z इंटू एफ हमने, देखिए मैं आपको फिर से दिखा दूँ, एफ हमने निकाला था, ये हमारा एफ है x² + y² + z² - 9। अब नॉर्मल आपको डिफ्रेंशिएशन करना, मल्टीप्लिकेशन आता ही है, इस पूरे टर्म का यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखिए जब आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो देखिए समझिएगा, इसका हो जाएगा 2x, इसका 0, इसका 0, इसका 0, सिर्फ 2x आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस इज 2x, ओके, सी दिस इज 2x। ऐसे ही जब आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका 0, इसका 0, इसका 0, सिर्फ 2y आ जाएगा, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब यहाँ करेंगे z के साथ तो 2z k कैप भी आ जाएगा। तो ये हमारा n वेक्टर निकल कर आ गया, n1 नाम दे दिया हमने इसको, क्योंकि पहले सरफेस के लिए है नॉर्मल वेक्टर टू द फर्स्ट सरफेस। अब हम निकालेंगे नॉर्मल वेक्टर टू द सेकंड सरफेस, बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे, उसका भी हम लोग ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल वेक्टर टू द सेकंड सरफेस, इसे n2 वेक्टर नाम दे दिया, दूसरी वाले को हमने फाई नाम दिया था ना, तो नाबला फाई, ठीक है। n2 वेक्टर, नाबला की वैल्यू डाली, फाई की वैल्यू डाली, इसका यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। जब आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, बिकॉज ऑफ हियर इट इज del x एक्चुअली। तो इसका 2x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2x i कैप इज द वैल्यू, ठीक है। जब आप यहाँ करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में, इसका 0, इसका 0, इसका 0, सिर्फ 2y बचेगा, आप देख सकते हैं। जो आप यहाँ पर करेंगे तो z के रेस्पेक्ट में, तो ये 0, 0, इसका -1, इसका 0, तो मतलब माइनस k कैप आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर k कैप लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज n2। अब जो हमारे पास पॉइंट था, जिस पॉइंट पर हमें दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना था, उस पॉइंट को हम दोनों n1 और n2 दोनों के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो n1 वेक्टर ये आ गया अच्छा खासा, n2 वेक्टर ये आ गया, ठीक है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाता हूँ। कभी भी अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए वेक्टर्स है ए बी, तो अगर दो वेक्टर्स ए बी हैं, दोनों के बीच में आप एंगल निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यह फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ईजिली आपकी कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। जी, तो देखिएगा वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग n1 और n2 के बीच में एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो n1 डॉट n2 मतलब a और b की जो मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर बताया, तो a और b की जगह पर यहाँ पर n1 और n2 हैं, तो n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। आप थीटा यहाँ से पता करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने लिया हुआ है n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट, तो 4 4 16 -2 इंटू -2 4
4 इंटू -1 इज -4। ठीक है, देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको बहुत ईजी लगता था। क्या कर देते थे हम लोग, आई कैप का आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन, जे कैप के कोफिशिएंट का जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन, और के कैप के कोफिशिएंट का के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन। और इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको n1.n2 मिल गया। ठीक है, n1 का मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड आपको निकालना बहुत अच्छे से आता है। रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही n2 मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई की हमने, और उसके बाद कॉस थीटा। देखिए इसको सॉल्व किया, ये हमको मिला 16, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल आउट, 16 हो गया। इसको लिया हमने तो 16 4 and 4, और ये 16 + 4 + 1, इसको ओवरऑल हमने सॉल्व किया तो देखिए ये हो गया 16 4 4, 16 + 8 ये हो गया 24। ठीक है ना, तो 24 का अगर आप रूट लेते हैं तो आपको मिलेगा 4 इंटू, देखिए एक काम करते हैं एक साथ लिख लेते हैं, क्या ये हमारे पास 24 हो गया ना, 24 मतलब 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है 16 + 4 मतलब 21 हो गया। तो अब 21 का अगर आप ले लेते हैं, थोड़ा मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया है यहाँ पर, 21 तो खैर मैंने एज इट इज ही लिखा हुआ है, 16 + हाँ ये कर लो भैया, 4 का 16 -2 का 4, और ये जो 4 है इसका भी 16, तो 36 आएगा। 36 का अगर आप रूट लेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका जो रूट लिया 6, और ये तो हमारे पास रूट 21 है ही, दोनों का हमने इस साइड यहाँ पर डिवीजन ले लिया, तो आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 16/6 रूट 21 cos थीटा ना, 16/6 रूट 21। देखिए आपका ही कैंसिल होगा 2 से 8 टाइम्स और 2 से हमारा 3 टाइम्स, तो आपको थीटा मिल जाएगा, कॉस उस साइड जाके हो जाएगा कॉस इनवर्स 8/3 रूट 21। आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा काम था इस क्वेश्चन में। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर तो हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए हमारा 7th वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी सो दैट द सरफेस, आपको एक सरफेस की इक्वेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं ax² - byz = a + 2 × x इज ऑर्थोगोनल टू द सरफेस दिस वन। आपको दो सरफेसेस दिए हुए हैं और दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पॉइंट आपको दिया हुआ है, और आपको आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका एक छोटा सा a दिख रहा है आपको, एक आपको b दिख रहा है, BYZ में आपको a और b दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक बात समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पीछे भी हमने पढ़ा था, हमने दो सरफेसेस के बीच में एंगल निकालना सीखा था। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर a है और कोई वेक्टर आपके पास b है, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, a.b = मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होगी और कॉस 90 हो जाएगा आपका 0। तो जब कॉस 90 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 0 मिल जाएगी, यानी a.b = 0। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो पीछे जैसे ही कंडीशन अप्लाई करेंगे, बस कंडीशन क्या आ जाएगी, जो हमने एंगल लास्ट में निकाला था ना n1.n2, तो वहाँ =0 लेकर चलेंगे, क्योंकि आपस में दोनों परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। ठीक है, देखिएगा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सरफेस वही तरीका है, सारे टर्म्स एक साइड, तो देखिएगा ax² - byz, ये पूरी वैल्यू उधर लेकर आ गए, ये देखिएगा -a + 2x = 0। ठीक है ना, इसे कुछ लाइक हमने f नाम दे दिया पहले के तरीके से, लेट f = ax² - byz - a + 2x। दिस इज नंबर 1। अब नाउ इक्वेशन ऑफ द सेकंड सरफेस, ये जो 4 है इसको इधर ले आए हैं, 4x² y + z³ - 4 = 0। यू कैन सी दिस इज, इसे हम कुछ लाइक फाई नाम दे देते हैं, लेट फाई = दिस 4x² y + z³ - 4। दिस इज नंबर 2। अब हम वही पहले जैसे हमने किया था, हम निकालेंगे नॉर्मल वेक्टर टू द फर्स्ट सरफेस, n1 नाम दे दिया। फिर से कैसे निकालेंगे, नाबला का f के साथ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यूजुअल प्रोडक्ट, तो नाबला की वैल्यू हमारे पास ये हो गई और f जो था हमारे पास वो देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले तो इस पूरे टर्म का यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, देखिए जब यहाँ करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए आपको ये मिल जाएगा। ठीक है,
जब यहाँ करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज n वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड के बारे में। एन नॉर्मल वेक्टर टू द सेकंड सरफेस, n2 वेक्टर नाम दे दिया, नाबला का फाई के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो नाबला ये हो गया, फाई ये हो गया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो जब यहाँ करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए इसको मिलेगा, आपको ये मिलेगा 8xy और ये दोनों 0, ये देखिएगा। यहाँ करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 4x² और ये दोनों 0, ये रहा। ठीक है, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए ये 0, ये 0, सिर्फ इसका मिलेगा 3z²। दिस इज n2। अब आपको जो पॉइंट दिया हुआ था 1 -1 और 2, वो आप n1 के लिए भी यूज़ करें, n2 के लिए भी यूज़ करें। n2 तो अभी हमने निकाला है, ये रहा, n1 पीछे निकाल चुके हैं, तो दोनों में हम लोग x, y और z के प्लेस पर 1 -1 और 2 सब्सिट्यूट कर देंगे। तो देखिए n1 हमको ये मिल गया, n2 ये मिल गया। अब ये देखिए हम बात कर रहे थे भाई हम कि अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया कैसे, आई कैप के कोफिशिएंट का आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन, जे कैप के कोफिशिएंट का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, के कैप के कोफिशिएंट का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पूरा बाकायदा। ठीक है, और दैट विल बी इक्वल टू 0। तो देखिएगा इसे सॉल्व किया तो 2a - b = 4, इसे नंबर 3 इक्वेशन हमने नाम दे दिया। अब देखिएगा, देखिए 2a और b में, मतलब a और b में एक इक्वेशन हमको मिल गई। अब देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये जो 1 -1 और 2 पॉइंट है ये दोनों सरफेसेस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों सरफेसेस इस पर मीट कर रहे हैं। तो जब मीट कर रहे हैं तो आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 1 -1 और 2 सब्सिट्यूट कर दीजिए। कहाँ पर, ये जो हमने बनाई थी ना, ये यहाँ पर, इसमें आप 1 -1 और 2, मतलब x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर -1 और z के प्लेस पर 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो आपको a b में एक इक्वेशन और मिल जाएगी। ये देखिए, ये मिली आपको, ये रही। ठीक है ना, और यहाँ से आपने b निकाल लिया, b विल बी इक्वल टू 1 ओनली। b की वैल्यू आपको 1 मिल गई, b की वैल्यू आप 1 यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दीजिए तो आपको a मिल जाएगा 2a - 1 = 4 एंड a = 5/2। बी की वैल्यू भी निकल कर आ गई और ए की वैल्यू भी निकल कर आ गई। हालांकि देखिए यहाँ तो मैंने ए और बी के रिगार्डिंग दिया हुआ था, कुछ और चेंजेस करके नॉर्मल वाली कंडीशन, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लेकर यूज़ करके कुछ और कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं ये लोग। ठीक है ना, तो मतलब चीज़ें वही रहने वाली हैं, बस थोड़ा सा फोकस करना होगा सवालों पर। ठीक है, तो देखिए अभी आप इतना कर लीजिए, बाकी आपकी वीडियो कल आपको मिल जाएगी दूसरी। क्वेश्चंस करने में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाया करता है, ठीक है, लेंदी होते हैं, लगता है छोटे हैं बट कैलकुलेशन भी होती है और लेंदी भी होते हैं। ठीक है, चलिए बाकी हम कल बात करते हैं। ओके, बाय।